जरिए भरी जानी थी। पूरी धांधली जो हुई इस चीजों को नहीं। कैसे? इसमें ऐसा होता था कि जो लोग थे स्कोरर्स बुलाए जाते थे या पहले से ही चीजों को डिसाइड कर लिया जाता था कि कैसे करना है। स्कोरर्स का मतलब वो जो दूसरे के नाम पे एग्जाम देता है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि स्कोरर्स बुलाए या इस तरीके से किया कि भाई आप जो है आंसर शीट खाली छोड़ दीजिएगा, हम जो है बाद में उसको फिल कर लेंगे और उस तरीके से कर लेंगे। लेकिन जो स्कोरर्स आते थे तो उनको लगा कि भाई ऐसा आदमी चाहिए जो एमपी कोटे की सीट को ले ले और बाद में छोड़ दे। तो वो जो डॉक्टर बघेल थे, इस तरीके के लोगों को पकड़ा गया जो नीडी हो, या इनके पास पैसे की कमी हो सकता है और लोग भी हो, तो उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा या दूसरे स्टेट से बुलाया कि उन्होंने लिया एमपी कोटे से एडमिशन लिया और उन्होंने बाद में उनसे हलफनामा लिखवाया एफिडेविट कि पैसे की कमी की वजह से मैं जो है सीट को छोड़ रहा हूँ, और उन्होंने सीट छोड़ दी। अब वो सीट वैकेंट हो गई और वेरी लास्ट डे ऑफ एडमिशन, जिस दिन आपने तारीख की कि इस तारीख के बाद एडमिशन नहीं होंगे, उन सारी चीज़ों को मैनेजमेंट कोटे में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके लिए लोगों से 25-25, 30-30 लाख रुपए लेके उन सीटों को फिल कर दिया गया। तो उसमें एक चीज़ तो ये हो गई, लेकिन दूसरी धांधली ये हुई कि 43% सीटों के एवज में सरकार जो है उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को पैसे देती है, तो वो पैसा वो लेते रहे और दूसरी तरफ से वो 25-30 लाख जो धांधली हो रही वो कर भी रहे हैं और अपनी मर्जी से जिसको एडमिशन देना था उसको एडमिशन भी दे रहे थे। तो इस तरीके से जो है नेक्सस जो है और बढ़ता चला गया। इसमें व्यापम वालों की भी कहीं ना कहीं, तो उन्होंने जो अभी एक उपरीत जी पकड़े गए हैं जो एक डेंटल कॉलेज चलाते थे जबलपुर में, उन्होंने कहा है कि भाई तो पहले से डिसाइड होता था कि किसको एडमिशन देना है, सब सेटिंग होती थी और बोले करने के बाद और फाइनल जब होती थी चीज़ें तो मालूम है सरकार को भी, व्यापम में तो उन्होंने नितिन महिंद्रा का नाम लिया और लोगों का नाम लिया कि इन लोगों को भी मालूम था। तो चीज़ें जो हैं कि वो प्राइवेट मेडिकल हो चाहे सरकारी हो, सब नेक्सस जो है वो उलझता ही चला जाता था और चीज़ें जो हैं उलझती चली गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को समझिए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ही पूरा सड़ गल चुका था और कुछ लोग जो है जिसको कहते हैं कि भाई कि जॉब माफिया, वो माफिया जो है वहाँ पे पूरा अपना एक पूरा रैकेट चला रही थी कि जो सरकारी कॉलेजेस है तो वो तो वहाँ है ही, जो डीमेट के जरिए जिन लोगों का एडमिशन होना था उसमें 43% सीटों के ऊपर ये लोग डॉक्टर्स के जरिए, जो ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं उसके जरिए एग्ज़ाम दिलवाते थे, उस सीट्स को फिल करवाते थे और जब रिजल्ट आने के बाद इन लोगों से वो एप्लीकेशन दिलवा देते थे कि भाई मुझे ये सीट नहीं चाहिए, और जैसे ही वो सीट खाली हुआ तो फिर अपने हिसाब से पैसे लेकर के डॉक्टर्स बनाने का जो है धंधा चल रहा था। ये मसला जो है इसको ऐसे समझें कि अगर कोई परिवार में एक लड़का है, बायोलॉजी पढ़ के 12th पास कर लिया है, माँ बाबूजी के पास पैसे हैं, बेटा जो है एग्ज़ाम पास करने के लिए जो है उस सक्षम नहीं है, वो जानते हैं कि मेरा बेटा नालायक है, लेकिन जो मंसूबा अगर उन्होंने पाल लिया कि बेटा मेरा भी जो है वो डॉक्टर बने, तो वो किसी न किसी स्थानीय एजेंट को पकड़े। एम आई राइट? एजेंट को सब, क्योंकि ये जो इस तरह के जो पूरा रैकेट जो बिछा हुआ था, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, ये रैकेट पटना में भी काम कर रहा है, दिल्ली में भी काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ में भी काम कर रहा है, मुंबई में भी काम कर रहा है। और ये लोकल स्थानीय व्यक्ति को पकड़ के ये व्यक्ति जो स्थानीय व्यक्ति जो है वो जाकर के मेन रैकेटियर्स के पास जाकर के अपने कैंडिडेट्स को जाकर के देता था कि भाई हमारे पास 3 कैंडिडेट, हमारे पास 5 कैंडिडेट, हमारे पास, इस तरीके से लोग करते थे, राइट? और उनके बाद उनको बना दिया जाता था। अब कोई सरकार ये कहे कि अजी हमें मालूम नहीं है, तो ये बात नहीं पच सकती। वो इसलिए नहीं पच सकती क्योंकि व्यापम को लेकर के सरकारी कॉलेजेस में जिस तरह से आरटीआई आए, जैसा कि मैंने कहा कि 2010 में ही हम लोगों ने स्टोरी की थी कि किस तरह से वहाँ पे एक रैकेट चलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि रैकेट बहुत और कई साल पहले से चल रहा होगा। इससे ये 5 साल पहले से चल रहा था या 10 साल पहले से चल रहा था, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब सीबीआई जांच कर रही है तो सीबीआई को इस चीज़ को भी लेकर के चलना चाहिए कि ये इस तरह का रैकेट मध्य प्रदेश में कब से विराजमान है। क्या दिग्विजय सिंह के समय भी इस तरह का रैकेट काम कर रहा था, जॉब माफिया? और ये बात भी समझने वाली है कि ये इस तरह का जो माफिया राज जो है, नौकरी दिलाने वाला जो रैकेट जो है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है। इस देश में ऐसा कोई राज्य ही नहीं है जहां इस तरह का माफिया ऑपरेट नहीं कर रहा। आज आंध्र प्रदेश की एक खबर आई कि इस तरह का जो है माफिया वहां पे भी काम कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इस चीज को लेकर के, और ये कोई राज्य सरकार, उसका डिपार्टमेंट
इस तरह के कामों में लिप्त हो जिससे जो है जितने भी मेधावी छात्र हैं, आप ये समझिए 43% सीटों के ऊपर अगर इस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, पैसे लेके नौकरी दी जा रही है, तो इसका मतलब है कि 43% उन सीटों पे जो हक था वो उन छात्रों का हक था जो इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे थे। आपने उनके सामने से ये अवसर छीनकर एक भ्रष्ट सिस्टम के तहत जो है आपने पैसे वालों को, और ये पैसे वाले भी कौन होंगे? आईएएस के बच्चे थे, जजों के बच्चे थे, मंत्रियों के रिश्तेदार थे। ये वैसे ही भ्रष्ट लोगों के बच्चे होंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के घूस के पैसे से जो है, ये ब्लैक मनी के जरिए जो है ये डोनेशन के नाम पे ये पैसे देकर के अपने बेटे बेटियों को जो है वो बना रहे थे। इसलिए अब 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए क्या रेट था? पीजी की सीट के लिए 1 करोड़ रुपए तक का रेट था, और जो एमबीबीएस के लिए था 25 लाख 30 लाख, कई बार होता था जैसा मुर्गा फंस जाए, ये भी था। तो अब 1 करोड़ रुपए, 25 लाख, 50 लाख रुपए कौन दे सकता है? ईमानदारी से कमाने वाला व्यक्ति तो नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे तो डॉक्टर बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये तो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारी जो होंगे उनके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, जजेस हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स के बेटे डॉक्टर्स। तो ये पूरा प्रोफेशन, ये पता नहीं अगर इस तरह के डॉक्टर्स अगर होंगे वो क्या इलाज करेंगे और क्या लोगों को ठीक करेंगे, तो भगवान ही मालिक। तो ये सरकार ये नहीं कर सकती, ये तो महापाप है। ये पूरा का पूरा जो है आपने साइंस पढ़ने वाले एक कंप्लीट जनरेशन के साथ आपने जो है गंदा मजाक किया, और इसकी भरपाई पूरे समाज को वो अभी ऐसे तो इसमें तो सीबीआई के तहत और सरकार के सामने 2-3 चैलेंजेस हैं। एक, निर्मम होकर के और जल्दी से जल्दी जितने लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो आपके मंत्री हों, चाहे वो राज्य के मंत्री हों, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे आपके पक्ष का नेता हो, जिस व्यक्ति के ऊपर शक की सुई जाती है उसको तो इमीडिएट गिरफ्तार करके उसको जेल के अंदर फेंक देना चाहिए। दूसरी बात कि ये उन सारे लोगों के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि इस पीरियड के दौरान जितने लोग जो इस कोटे के जरिए से डॉक्टर्स बने हैं वो कौन हैं, कहाँ हैं। अगर जो ऑलरेडी डॉक्टर हैं उनका भी लाइसेंस जो है जब्त करना चाहिए। ये एक बार ये हमारे सामने, कभी कभी होता क्या है कि समाज में कुछ भ्रष्टाचार या कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो अपॉर्चुनिटी बन करके आती है। जैसे पिछले यूपीए सरकार के दौरान कोयला घोटाला हुआ तो एक अपॉर्चुनिटी हुआ देश के सामने, सरकार आने वाली सरकार के सामने एक अवसर मिला कि जिसके जरिए आपने फिर से उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर आपने फिर से उसको नीलामी की और आप सरकार के पास पैसा आया, मालामाल हो गए। उसी तरीके से व्यापम भी जो है एक अवसर होना चाहिए हर राज्य की सरकारों को एक मैसेज देने के लिए कि अगर इस तरह का भ्रष्टाचार और इस तरह का रैकेट देश के अंदर चलेगा तो उसके सबसे पहले भुक्तभोगी राज्य का, उस सरकार का मुखिया होगा। ये संदेश जाना अति आवश्यक है। एक दूसरी बात कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमें कुछ मालूम नहीं। अरे भाई मालूम नहीं है तो फिर आप सरकार क्यों चला रहे हो इतने दिनों से? आप उसके शिक्षा मंत्री भी रहे और आपका सबसे बड़ा, अब इस देश के अंदर में यूजीसी में घोटाला होने लग जाए, फर्जी के आईएएस बनने लग जाए, क्या होगा देश का? ये तो डॉक्टर, ये तो मेडिकल, और ये तो केंद्र सरकार के जरिए भी और कई सारे राज्य सरकारों को भी साथ मिलकर इस देश में जो मेडिकल प्रोफेशन है, जो इस तरह से वाहियात, ये गिद्धों की तरह जो लोगों को लूटने का जो ये पूरा प्रोफेशन जो बन गया है, लोगों को डरा करके, लोगों को धमका करके। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई, कुछ अच्छे स्टेप्स लिए उन्होंने, लेकिन फिर भी कुछ बदला हुआ नजर नहीं आ रहा ग्राउंड के अंदर। अभी भी 2000-4000 के टेस्ट, और ये टेस्ट किस लिए? ये पूरा एक रैकेट चल रहा है। आमिर खान ने कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया सत्यमेव जयते में, कुछ जिसने वो पूरा एक्सपोज किया कि किस तरह से दुकानदारों से लेकर के, दवाई कंपनियों से लेकर के, डॉक्टर्स से लेकर के, एक्सरे करने वाले, टेस्ट करने वाले लैब्स के साथ एक भ्रष्टाचार का एक जो पूरा नेटवर्क है उसको उजागर किया गया। लेकिन फिर भी हम जो है वहीं के वहीं हैं। तो व्यापम घोटाला को इस तरह से समझना ज़रूरी है कि अगर देश के युवाओं के साथ और खास करके मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ
अगर कोई गड़बड़ी होती है तो ये पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी होती है कि आप उस पर लगाम लगाएं। ये एक अच्छे गवर्नेंस का जो है परिचायक नहीं है। अच्छा, मसला भी ये भी है कि अब इसमें इतना चीज़ हो गया, लोग ये समझ नहीं पा रहे भाई मौतें हो रही हैं, मौत क्यों हो रही है, इस सवाल का भी जवाब जानना ज़रूरी है। मौतें ऐसी हो रही हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए किसी दलाल को उसने पकड़ा। यह व्यक्ति नहीं जानता कि ये दलाल किसके पास जाएगा, कौन है किंग पिन, ये मिडलमैन है। तो 2500 केसेस हैं। तो जो लोग ये मिडलमैन का काम कर रहे हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, वो गायब हो जा रहे हैं। उससे हो क्या रहा है इस केस में कि एक व्यक्ति जो शक के दायरे में है कि भाई इसने फर्जीवाड़े से एडमिशन ली, वो तो जानता था उस व्यक्ति को, उसके आगे नहीं जानता, किंग पिन को नहीं जानता कि भाई इसका रैकेट का मेन जो है मास्टरमाइंड कौन है। तो ये सारे मिडलमैन हैं, उसको हटाया जा रहा है ताकि फिर कोई एविडेंस ही ना बचे, और इसलिए ये हत्याएं हो रही हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे इतिहास में इस तरह के घोटाले हुए हैं जहां लोगों की डेथ हो जाती थी। 60 साल में कुछ नहीं बदला है देश के अंदर में, आज भी वही जो है वो माफिया राज जो है वो चल रहा है। तो ये एक अलग कहानी है। अब सवाल उठता है कि सीबीआई इसमें क्या करेगी, सीबीआई के पास क्या क्या ऑप्शन है, और सीबीआई क्या इन सारे केसेस को 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने में सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्या लगता है इस पूरे केसेस को देख करके? टोटल 2500 लोग इसमें आरोपी है, 2000 गिरफ्त में है, 500 अभी फरार है। तो पहला तो ये होगा कि अगर सीबीआई एक एक केस में 1 दिन भी लगाती है अगर सब लोगों से, तो 2500 दिन चाहिए। तो मतलब पहले तो इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी होना और उसको कलेक्ट करके उनके बीच में लिंक ढूंढना, इट इज़ अ वेरी टफ टास्क। दूसरा, जो सबूत सरकार ने और जो पूरे पुलिस महकमा ने मध्य प्रदेश के लिए इकट्ठे किए हैं उनमें कितना सॉलिड है वो, ऐसा है कि नहीं कि जो नियम है, जो कि ऐसा सोफिस्टिकेटेड मामला है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। दूसरा, जो प्रशांत जो करते रहे जांच और उन्होंने उनके बाद चीज़ें बताई, उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भी हैं, उसमें देखने पे समझ में आता है कि जो हार्ड डिस्क है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नंबर लिखा हुआ है। जब्त करते टाइम हार्ड डिस्क अलग नंबर लिखा हुआ है, जब भेजी जा रही है अलग नंबर लिखा हुआ है, जांच होके आ रही है अलग नंबर लिखा है। तो कौन सी हार्ड डिस्क वाकई में थी जो निकाली गई, उसके बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं। दूसरा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी हुई है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हैं उनको कैसे आपको करना है, कैसे उसमें डिजिटल सिग्नेचर करना है, कैसे उसमें और चीज़ें तकनीकी जो बातें हैं उनको करना